हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी। और जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे ये हमारी साइंस को कंप्लीट कराने के लिए सीडीएस या सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए मिहिर भोज प्रतिहार सीरीज चल रही है, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर 2 का भाई नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, मैंने मैटर की डेफिनेशन बताई थी कि नहीं लास्ट चैप्टर में? अगर आपने देखा नहीं है तो आप लास्ट चैप्टर को ईजिली देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको दिखेगा साइंस मिहिर भोज प्रतिहार सीरीज़, उसमें एक लेक्चर अपलोड हो गया है, ये दूसरा है। या कभी भी आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं बाद में भी, तब भी इसको आप प्लेलिस्ट में जाके मिहिर भोज प्रतिहार सीरीज नाम से सर्च कर सकते हो। तो जैसा मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैटर क्या होता है, तो इसमें बात हो रही है कि मैटर जो हमारी चारों तरफ है वो प्योर है कि नहीं भाई, उस बारे में बात यहाँ पे होगी। ठीक है जी, देखते हैं। पहले एक चीज़ देखते हैं भाई, मिक्सचर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हों, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ मैटर मिल रही हो, एक से ज़्यादा तरह के पदार्थ मिल रहे हों, समझ गए बात को? कोई भी दो मैटर मिला दी जाएंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। अच्छा जी, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन में ऐसा क्या? ओह चलो देखते हैं आगे। अब जैसे पता कैसे चलेगा कि एक ही मैटर, मतलब जैसे समझो, देखो बेटा, मैंने नमक में मिलाया पानी, तो क्या मैंने मैटर मिलाए क्या आपस में? नमक एक मैटर है या नहीं? देखिए, कई लोग समझते हैं कि मैटर केवल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जब बिल्कुल अकेले हैं तभी मैटर है। नहीं, कोई ऐसी प्योर चीज़ जिसको अलग ना किया जा सके बहुत सिंपल मेथडों से। जैसे नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। मतलब ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो क्या तुमने नमक से सोडियम और क्लोरीन अलग अलग किया है क्या? कर सकते हो क्या तुम नॉर्मल किसी प्रोसेस से? उबाल के, उसे पीस के कर सकते हो? नहीं कर सकते कभी भी। तो ये प्योर सब्सटेंस है, इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि नमक प्योर नहीं है। नमक NaCl से बना है, प्योर है। अच्छा, पानी है, वो H2O से मिलकर बना है, हाइड्रोजन के दो एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। तो क्या पानी प्योर नहीं है क्या? पानी प्योर है, तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी अलग कर सकते हो पानी से। बस इस तरह सोचना है तुमको। तो प्योर मैटर क्या है? तो कोई भी ऐसे इस तरह के दो प्योर मैटरों को अगर मिला दें तो मिक्सचर बन जाता है। अब तुम समझेंगे ना प्योर मैटर क्या होते हैं। अच्छा जी, देखते हैं मिक्सचर क्या है। देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड जो है, नमक जो है, वो अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। कोई भी फिजिकल प्रोसेस से उसके Na और Cl में उसको बांटा नहीं जा सकता, ये गारंटी है ये मेरी, है ना। अच्छा, शुगर जो है, शुगर बहुत तरह की चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन अपने आप में शुगर प्योर है? शुगर का फॉर्मूला तो बहुत लंबा है, केमिकल फॉर्मूला, लेकिन अपने आप में तो शुगर भाई बहुत ही प्योर है, उसको तुम अलग थोड़ी कर सकते हो किसी फिजिकल प्रोसेस से। समझ आ गई मेरे ख्याल से तुम्हारी बात। अच्छा, और देखते हैं, चलो आगे। इधर तो कुछ है नहीं, इधर देखते हैं, चलिए। और देखिए, तो पहले एक चीज़ देखो, एक प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? ऐसे आगे यहाँ पे कई बार टर्म आएगी इस चैप्टर को पढ़ते वक्त कि इसको फिल्टर करना है, ये फिल्ट्रेशन करके वर्ड आएगा कई बार। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है उसको पहले समझ ही लेते हैं। किसी भी चीज़ को छानना फिल्ट्रेशन होता है, बस बड़ा सिंपल। किसी चीज़ को फिल्टर करना फिल्ट्रेशन है, एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल कुछ हो सकता है कि भाई छानना किससे? लेकिन फिल्टर पेपर की मदद से, ऐसे करके गोल एक कागज़ आता है। अब तुम कहोगे इसको छानना कैसे इस गोल कागज़ से? इसके ऐसे इसको मोड़ के, इस गोल कागज़ को मोड़ के तुम कुप्पी तो बना सकते हो ना, एक ऐसे करके इस शेप में मोड़ दो उसे बीच में से, और ये ऐसे करके बना दो, और उसे ये बीच, ये छन्ना टाइप का होता है ना, इसमें ऐसे लगा दो भीतर। नहीं समझ में आई के बात? भाई ऐसे गोल कागज़ है, उसको इस तरह से बना दो और उसको इस तरह की उसमें डाल दो कीप के अंदर, और ऊपर से कुछ भी डालो तो वो छन के निकलेगा ना नीचे। यही फिल्ट्रेशन है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, बात यह है कि हमने बात क्या की, हमने बड़ी सिंपल बातें कर रहे हैं इस चैप्टर में। शुरू से ही चैप्टर शुरू हुआ, हमने बोला कोई भी दो प्योर सब्सटेंस को अगर मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। और प्योर प्योर क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, ये समझ लो कोई भी दो मैटर को मिला देंगे तो क्या बन जाता है? मिक्सचर। अब मिक्सचर कई तरह के बनते हैं, तो मैं तुमको पहले बता दूं किस किस तरह के मिक्सचर बनेंगे। एक मिक्सचर बनता है, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरा एक मिक्सचर बनता है, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। तीसरा आएगा कोलाइड। तीन बनते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। तीनों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या तीनों अलग अलग कैसे हैं? मतलब तुमने भाई देखो, समझो बात को। तुमने नमक मिलाया पानी में तो कुछ अलग तरह का बनेगा,
तुमने रेत मिलाई पानी में तो कुछ अलग तरह का मिक्सचर बनेगा। समझ में आई कुछ बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी तरह को हम पढ़ेंगे तो नमक जब पानी मिला वो तो सोल्यूशन है, लेकिन रेत अगर पानी मिला दी तो घुलेगी थोड़ी, वो सस्पेंशन है। तो अब तुम इससे समझ जाओगे आगे जाके मैं देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो पहले हम पढ़ते हैं सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन क्या है? ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है भाई? तुम जैसे अब सुनो, इसको पहले ही समझ लो। दो तरह की वर्ड होती हैं मिक्सचर जब बनते हैं, दो तरह के मिक्सचर बनते हैं, एक तो होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। तुम कहोगे अभी तो तीन तरह के बोले तूने, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड। देखो वो मतलब हम किसी चीज़ को जब क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं किसी चीज़ का, तो अलग चीज़ों पर करते हैं। ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो टाइप के, बाकी जो सॉल्यूशन सस्पेंशन है वो इन्हीं में से कोई एक एक है। ऐसे सॉल्यूशन तो होमोजीनियस है और बाकी दोनों हेट्रोजीनियस है। मेरे ख्याल से समझ रहे हो थोड़ा सा। तो अभी देखो देखते हैं क्या होता है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। देखिए आपने कोई चीज़ किसी चीज़ में मिलाई, ये पानी, इसमें आपने नमक मिला दिया, पानी इसमें भर रहा था, इसमें नमक डाल दिया, उसमें भीतर मिला दिया। तो एक बार बताओ, तुमने नमक डाला है, तुम एक चीज़ देखोगे कि पूरा का पूरा पानी का जो टेस्ट है वो नमकीन हो गया है। ऐसा तो है नहीं कि पानी का एक हिस्सा ही नमकीन हुआ है, मतलब नमक बहुत अच्छी तरह से घुल गया है। समझिए बात। तो होमो मतलब होमोजीनियस नाम से समझ आ रहा है। इसको हिंदी में बोलते समांगी मिश्रण, मतलब ऐसा मिक्सचर जो हर जगह समान हो। तुम पानी का कोई भी हिस्सा उठा लोगे ना, एक चम्मच पानी कहीं से भी निकाल लोगे, पानी के पूरे हिस्से में से पानी के एक जैसे टेस्ट आने वाला है। मतलब नमक बहुत ही अच्छी तरह से घुल चुका है। समझ में आई कि कुछ बात तुम्हारी? तो बस वो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें ऐसा क्या है। अच्छा, लेकिन रेत की बात करें, आप देखो रेत आप मिला दो, रेत पानी के नीचे तो ज़्यादा बैठ जाएगी, ऊपर के हिस्से में कम रहेगी, वो हेट्रोजीनियस है, जो घुलाई नहीं असली में। रेत कभी घुल सकती है क्या पानी में? नहीं घुली थी। तो बस चीनी पानी मिलाओगे सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब होमोजीनियस बन जाएगा। सॉल्यूशन सॉल्यूशन छोड़ो, तुम होमोजीनियस हेट्रोजीनियस समझो पहले। होमोजीनियस जहाँ पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो सेम रहे थ्रू आउट द मिक्सचर, ऊपर भी इतना ही ऐसा ही है, नीचे भी ऐसा ही है, मतलब बहुत अच्छे से घुल जाए, वो तो होमोजीनियस। जो नहीं घुल पाए वो हेट्रोजीनियस। अच्छा, बात करते हैं हम सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या है? अब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है? चीनी को पानी में घुल दो या नमक को पानी में घुल दो, वो सॉल्यूशन ही है। इससे आप समझ जाओगे। जैसे एक होमोजीनियस मिक्सचर है, हर जगह सेम रहता है, आपने नमक मिलाया, ठीक है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। लेमनेड मतलब नींबू पानी, भाई नींबू पानी पूरा का पूरा खट्टा होता है कि नहीं होता है? सोडा वाटर एक जैसा ही रहता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा अब बात कर लेते हैं इसमें अब ये बॉक्स जो आते हैं ना एनसीईआरटी में, ये बहुत काम के होते हैं। इसमें एक टर्म दी हुई है अलॉय। अलॉय क्या होता है? अभी तक हम जिन चीज़ों को मिला रहे हैं वो कितनी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं भाई, पानी में वो आराम से घुल गया। हमने खुद एक चीज़ देखी भाई, सॉल्यूशन क्या है? कोई होमोजीनियस मिक्सचर जो अच्छे से घुल जाए तो चीज़ें बढ़िया, ये मतलब उनका पूरे का पूरा जो मिक्सचर बने उसके हर पार्ट में दोनों सेम मात्रा में रहें, वही तो होमोजीनियस है। मतलब मैं पानी का टुकड़ा कहीं से भी उठा लूँ, कोई कितना भी पानी उठा लूँ कहीं से भी, उसमें जो नमक और पानी का जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा हर जगह, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। कुछ समझ आई क्या बात कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन समझ आएगी तुम्हारे, होमोजीनियस मिक्सचर एक तरह का। अच्छा, अब यहाँ पे आ गई एक टर्म अलॉय। एक मिनट, तो अलॉय क्या है पहले उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए अभी तक हमने चीज़ मिलाई वो इस तरह की थी कि एक आराम से घुल जाती थी। अब तुम सोचो मैं यार मैं दो उसको मिला दूं, दो मेटल को, लोहे के साथ एल्यूमिनियम मिला दूं, मिला सकता हूं क्या? उसको मिलाना ही, मिल के जो बनता है ना कोई तीसरी चीज़, वही अलॉय होती है। जब दो मेटल्स को मिला दिया जाता है या एक मेटल के साथ एक नॉन मेटल मिला दिया जाता है, समझ रहे हो? दो मेटल या मेटल के साथ नॉन मेटल, इनको मिला देते हैं ना, जैसे समझो अलॉय क्या है? एक मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा मेटल का, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का, धातु और अधातु दोनों तरह की चीज़ों को मिला दो। नॉन मेटल मेटल होते क्या है उनको आगे हम बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है, इसी चैप्टर में, अगर किसी को नहीं पता, कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है। और इस तरह से मिले कि वो फिजिकल मेथड से अलग ना हो पाए, मतलब इतना अच्छे से मिला दो कि वो तीसरी चीज़ जो बने वो बिल्कुल अलग ही होनी चाहिए, वो फिर अलग ना की जा सके। ऐसे करके तुमने कोई दो मेटल मिलाए, तुमने तीसरा अलॉय बना दिया कुछ, तो अलॉय ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आदमी आया और दो मेटल को अलग कर दिया, वो होना नहीं चाहिए, फिर तो मिक्सचर वो सॉल्यूशन रहेगा नहीं। तो अलॉय का एक तरह का सॉल्यूशन है। मैंने तीन तरह के मिक्सचर बताए थे ना, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड। तो अलॉय किसका एग्जांपल है? सॉल्यूशन का, ये बेटा याद रख लो। अच्छा देखो, अलॉय को मिक्सचर कंसीडर किया जाता है क्योंकि यह वो प्रॉपर्टी शोज करता है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की होती हैं वेरिएबल कंपोजिशन में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं तुमको समझाना भूल गया, जो अभी समझा देता हूँ कि कोई भी मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर पे हम बात कर रहे थे, सॉल्यूशन की देख लो भले ही, या
ये सॉल्यूशन नहीं, किसी भी तरह का जो मिक्सचर है, कोई भी मिक्सचर, 3 तरह का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड। तीनों मिक्सचरों की एक खास बात है कि जो भी दो चीज़ें मिलती हैं ना आपस में, चाहे नींबू और पानी मिले, चाहे नमक पानी मिले, रेत पानी मिले, पानी नहीं मतलब कुछ भी मिले आपस में, समझ रहे बात को, पानी और दारू मिले, तो जो तीसरा जो मिक्सचर जो बनता है उसमें उन दोनों का ही वो गुण होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तुम नींबू पानी पियो तो तुम्हें नींबू का भी टेस्ट आएगा और पानी का भी आएगा। समझ रहे हो बात को? नहीं समझे बात? तुम रेत का पानी मिला के पियोगे ना तो रेत का भी टेस्ट आएगा और पानी का भी आएगा। मैं कितना एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो दो चीज़ें मिलाई जाती हैं ना, दोनों का टेस्ट, दोनों की प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं मिक्सचर के अंदर। अच्छा, ये आप बहुत ज़रूरी है बात है, इसको समझ लो। तो अलॉय को मिक्सचर बोलते हैं क्योंकि अलॉय में जो दो मेटल या नॉन मेटल मिलाए जाते हैं ना, उन दोनों की प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें। जैसे ब्रास जो होता है, ब्रास जो हम बनाते हैं घर में ही, आपने देखा हो कई चीज़, ब्रास की कई सारी चीज़, बर्तन वगैरह होते हैं, ब्रास किसी चीज़ से मिलकर बनता है? कॉपर से और जिंक को जब मिला देते हैं तब ब्रास नाम का अलॉय बनता है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? जब कॉपर के साथ टिन मिलाते हैं, टिन को SN करके डिनोट करते हैं, जिंक को तो ZN लिखते हैं, टिन को SN। अब टिन को TN मत लिख देना, टिन को SN। तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत इजीली CAPF में। ब्रास किस से मिलकर बनता है? कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नोट्स में ऐड भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा? नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है। अगर उससे नहीं खुलता है तो टेलीग्राम पर जाके बस सिंपल सर्च कीजिए, @ लगाइए, डिफेंस, DEFENCE, कोई बिना कोई स्पेस, बिना कोई डैश वगैरह के, @डिफेंस DC सर्च करो, तुमको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। देखो, अब एक सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। होता क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता कैसे चलेगा? जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो होता है सॉल्वेंट, मतलब जिसमें कोई चीज़ घोली जाती है, और जो चीज़ घोली जा रही है जो कम क्वांटिटी में होती है वो होती है सॉल्यूट। जैसे अब तुम खुद ही बताओ, अगर नमक को पानी में घोलूंगा, अब तुम्हारा सॉल्यूशन समझ आ रहा है कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन होमोजीनियस है। अगर तो तुम बताओ, रेत में अगर रेत को पानी में घोलूँ तो वो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन नहीं है, तो रेत पानी में घोल ही नहीं सकती, होमोजीनियस बनेगा ही नहीं वो। होमोजीनियस क्या बनेगा? जब रेत में मैं नमक घोलूंगा या चीनी घोल दूंगा तो होमोजीनियस बन जाएगा। अलॉय होमोजीनियस हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से घुल जाते हैं, ठीक, मतलब अच्छे से मिला के बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की बात, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे थे। तो जो नमक पानी मिलाया तो नमक तो है सॉल्यूट, और जिसमें मिलाया है वो पानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो है सॉल्वेंट। मेरे ख्याल समझ गया आप? तो वही जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है लार्जर क्वांटिटी में वो तो होता है सॉल्वेंट, जो लेस क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट। बड़ा सिंपल है यार। अब बताओ एग्जाम्पल सुनो तुम सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। आयोडीन को अगर एल्कोहल में मिला देंगे वो भी क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। बेटा एग्जाम्पल याद रखो, आपसे पूछ सकता है सॉल्यूशन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो वैसे तो आपको सॉल्यूशन देखते ही समझ आ जाएगा, लेकिन अगर जैसे आयोडीन का तो आपको नहीं पता आयोडीन कौन सा मिला के देख रहे हो एल्कोहल में, तो आयोडीन को जब एल्कोहल में मिलाएंगे तो वो भी क्या बनेगा? सॉल्यूशन ही बनेगा। अच्छा, जब आयोडीन को एल्कोहल में मिलाया जाता है तो उसका एक स्पेशल नाम होता है टिंचर आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? एक एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। एरेटेड जो ड्रिंक होती है, एरेटेड ड्रिंक क्या होता है बेटा? सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब एरेटेड ड्रिंक है। इनमें अंदर एरेटेड का मतलब भी समझ आ रहा है, इनमें अंदर हवा घोली गई, हवा भी कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, अब देखते हो कितने बुलबुले बाहर निकलते हैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा भी हिलाने से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड घोली गई है, तभी तो डकार आती है उसे पी के, वो अलग होती है वहाँ अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो वो हवा बाहर निकलती है। लेकिन बहुत इतने अच्छे से घोली गई कि सब जगह वो सेम है, होमोजीनियस है, इसलिए भाई होमोजीनियस का है समांगी मिश्रण, हर जगह सेम हो जो मिक्सचर। तो एरेटेड जो ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, उनमें बहुत अच्छे से घोली गई हैं वो, इसलिए वो सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एयर को ले लें, जो हवा है हमारे चारों तरफ की, वो सॉल्यूशन ही तो है यार, इतनी सारी गैस इसमें मिक्सड है, बताओ है कि नहीं? हवा जो कितनी सारी गैस से मिलके बनी है, आप कहीं की भी हवा उठा लोगे ना उसमें 21% ऑक्सीजन मिलेगा और 78% नाइट्रोजन, फिक्स है ये, और बाकी 1% बाकी सब गैस हैं। तो कितना अच्छा मिक्सचर है कि हर जगह सेम है, तो सॉल्यूशन ही तो हुआ, होमोजीनियस हो गई हवा। भाई हवा को आप कहीं से भी उठा लोगे। अच्छा, तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके जो पहिए में जो हवा भरी जाती है, आप जो वहाँ दुकान वाले के पास जाते हो, उसमें कितना % ऑक्सीजन होता है? भाई वही, वो कोई अलग से लाके थोड़ी भर रहा है हवा,
उसने आप देखा होगा कि वो अपने पंप में कहाँ से हवा भरता है, बाहर से ही खींचता है। बाहर 21% ऑक्सीजन है तो अंदर भी 21% ऑक्सीजन भर गई। इतना बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, क्या क्या गुण होते हैं सॉल्यूशन के। वैसे तो तुम्हारी समझ अब तक आ गए होंगे, पर फिर भी होमोजीनियस होता है सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक प्रकार कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। अच्छा, जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है ना वो 1 नैनोमीटर साइज के होते हैं डायमीटर में, बहुत ज़्यादा छोटे, इसलिए नंगी आंखों से देखे नहीं जा सकते। आप तुम कहोगे नंगी आंखें, ये तो पहली साइंस में ही टर्म आती है, नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब होता है बिना किसी माइक्रोस्कोप के। भाई साइंस में तो हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर लेते हैं ना देखने के लिए चीज़ों को, इसलिए वो स्पेशल लिख देते हैं कि भाई कि बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते तुम एक बार बताओ, फिर मैं वही का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तुमने चीनी घोल दी पानी में, उसके पार्टिकल तुम्हें दिख जाएंगे, चीनी कितना अच्छे से घुल जाएगी उसमें, तुम्हें क्या चीनी के टुकड़े दिख सकते हैं? कोई चांस ही नहीं है। अच्छे से घोलो तो ऐसा लगेगा कि पानी में गायब ही हो गई वो तो बहुत छोटे हो जाएंगे, तो नंगी आंखों से देखे ही नहीं जा सकते पार्टिकल। अच्छा सुनो, तुम चीनी का जो पानी है कोई भी चीज़ पानी में घोल लो, उसमें फिर लाइट निकाल के देखना, तुम देखोगे लाइट बिल्कुल पार चली जाएगी। तुम्हें लाइट ऐसे कोई स्पेशल लाइट का वे नहीं दिखेगा। मतलब तुम समझो बात भाई कैसे समझाऊँ। हाँ देखो, तुमने क्या है एक चीज़ देखी होगी कि जब कोई तुम्हारे कमरे में कोई खिड़की होती है, उधर से कोई लाइट आ रही होती है, तो लाइट का एक वे दिखता है, एक पूरी लाइट आती हुई दिखती है, ऐसा लगता है कोई लाइट की कोई बीम आ रही है। वो क्यों दिखती है? क्योंकि कमरे में काफ़ी धूल के कोई काफ़ी सारी पार्टिकल हैं, वो धूल के पार्टिकल जो हैं वो लाइट के जो रास्ते को विजिबल बना रहे हैं। ऐसा लगेगा तुम्हें यहाँ से लाइट निकल रही है, वो धूल के पार्टिकल्स की वजह से। तो धूल के पार्टिकल का साइज़ तो बड़ा है इसलिए वो बना रहे हैं विजिबल, लेकिन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि वो लाइट को भी स्कैटर नहीं कर पाते, लाइट को भी नहीं, मतलब लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। लाइट इतना आराम से निकल जाती है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा लाइट कब कब निकल गई। तो लाइट का जो पाथ है वो सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होता है, सिंपल सी बात। अच्छा, सॉल्यूट जो पार्टिकल हैं, सॉल्यूट मतलब जो चीज़ घोली गई है जो कम क्वांटिटी में है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता मिक्सचर से, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा। फिल्ट्रेशन समझाया था ना, अगर तुम छान दोगे चीनी के पानी को तो वो चीनी का ही पानी निकलेगा नीचे, ऐसा नहीं कि चीनी ऊपर रह जाएगी। छान सकते हो तुम इस चीनी के पानी को भी, कॉमन सेंस की चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ही, ऐसा नहीं इसमें कुछ भी के कोई बहुत ही हाई फाई चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, जैसे और हाँ, सॉलिड जो पार्टिकल हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं जब उस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है। अनडिस्टर्ब का मतलब तुमने चीनी का पानी तुम रख दो कहीं भी, मैं गारंटी दूँ तुम एक दिन क्या 1 साल भी रख दोगे ना, तो ऐसा नहीं कि चीनी नीचे बैठ जाएगी। ज़्यादा घोल दोगे तो बात अलग है, लिमिट की घोलो ना, जितनी वो पानी ले सकता है अपने अंदर, वो ऐसा कैसे रहेगा, वो मीठा का मीठा ही। तो सॉल्यूशन को जब अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो सॉलिड जो पार्टिकल है ना वो नीचे नहीं बैठते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं। अच्छा, इसलिए क्या कह सकते हैं हम, सॉल्यूशन वो बहुत ही स्टेबल होता है। स्टेबल तो है ही है, सॉल्यूशन तो स्टेबल ही है। इसी से एकदम, अब देखो समंदर के पानी में नमक घुला हुआ है, क्या इतने सालों में समंदर एक ही जगह पड़े हुए हैं, क्या नमक नीचे बैठ गया है? क्या नमक ऐसा ही घुला रहेगा? हज़ारों का लाखों सालों तक ऐसा ही घुला रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। गाढ़ापन, कंसंट्रेशन को वैसे हिंदी में कहते हैं सांद्रता, लेकिन उसका मतलब होता है गाढ़ापन, कि सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है। उसको निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं 3 फॉर्मूले क्या है, क्वेश्चन में आप सीधे बोलेगा कि मास बाई मास परसेंट कंसंट्रेशन निकालो। देखो 3 तरह की चीज़ होती है, मास बाई मास परसेंट, मास बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। देख लिया आपने तीनों? देख लो बेटा, दिखा दूँ। मास बाई मास कंसंट्रेशन 3 तरह से निकाली जाती है, मास बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। निकाली क्या जाती है, कंसंट्रेशन 3 तरह की होती है। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा, सीधा बोलेगा कि मास बाई मास कंसंट्रेशन निकालो, अगर कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ गया तो, क्योंकि आजकल CAPF में और CDS में खूब न्यूमेरिकल आते हैं। CDS में तो कन्फर्म आता है, मतलब ऐसा एक आ ही जाता है, एक मास बाई मास करके आप लिख लो, मतलब ये आना ही है। ये तो ज़्यादातर मैंने बहुत बार देखा है ना। बड़ा सिंपल सा है प्रोसेस यार तीनों का ही। देखो ऊपर देखो, मास बाई मास मतलब मास अपॉन मास, तो ऊपर भी मास नीचे भी मास। ठीक है, किसका मास? सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास। ऊपर सॉल्यूट का, नीचे सॉल्यूशन का। बेटा याद रखना, ऊपर सॉल्यूट का है जो चीज़ घोली, जैसे नमक का, और नीचे क्या है? सॉल्यूशन। तुम ये मत सोचो ऊपर नमक का नीचे पानी का, नहीं, ऊपर नमक का नीचे नमक प्लस पानी का, नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। भाई पानी सॉल्वेंट है ना, जिसमें घोला गया है, सॉल्यूट तो नमक है, तो सॉल्यूशन तो पूरा का पूरा है जब घोलने के बाद जो बनता है।
तो मास बाई मास का मतलब है सॉल्यूट का मास ऊपर, नीचे सॉल्यूशन का मास इनटू 100 कर दोगे तो निकल जाएगी परसेंटेज। अच्छा, सेम मास बाई वॉल्यूम, तो ऊपर तो मास नीचे वॉल्यूम, मास तो किसका सॉल्यूट का, लेकिन वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का, वॉल्यूम इनटू 100। ओके, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ऊपर सॉल्यूट है नीचे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब वैसे ऊपर नमक तो नीचे न, पानी नहीं, ऊपर नमक तो नीचे पानी प्लस नमक दोनों, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा पूरा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो, आपके समझ आ जाएगा सब। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम सॉल्ट है और 320 ग्राम क्या है, वाटर है। क्या निकालनी है, मास बाई मास परसेंटेज में कंसंट्रेशन निकालनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मास बाई मास मतलब ऊपर सॉल्यूट का मास 40, भाई नमक जो गोला है वो सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन का। अब तुम नीचे 320 ग्राम पानी दिया है, लेकिन 320 नहीं लिखना नीचे, भाई नीचे सॉल्यूशन जो बनेगा वो पानी प्लस नमक मिलके बनेगा ना, तो तुम 320 प्लस 40 मतलब 360 इंटू 100। समझ में आएगी कुछ बात, काट दो, 4 नाम 36, 100/9 क्या आ जाएगी, 11.1 परसेंटेज। क्या दिक्कत है भाई इसमें, क्या दिक्कत है बताइए आप। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ईजी है ये तो। तो मेरे ख्याल समझ गए। देखो मैंने यहाँ लिखा अब ये इसमें हाईलाइट कर दिया कि सॉल्यूशन का जो मास होता है ना वो सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का मिलके बनता है। सॉल्यूशन लिखा है नीचे भाई, सॉल्वेंट नहीं लिखा है। इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, अब देख लो आप, है ना। मेरे ख्याल समझ आ चुका होगा आपके अब तो। सॉल्यूशन के बारे में पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया। मैं सॉल्यूशन कई कई एग्जांपल आगे जाके आएंगे वो देता रहूँगा, आपको नोट कर लेने हैं आपको कहीं, इसमें वैसे हाईलाइट कर दिए क्योंकि पूछ लेता है वो कि ये सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलॉइड है। मैंने कहा 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या है, नॉन होमोजीनियस है, मतलब क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस बोल लो या नॉन होमोजीनियस एक ही बात है। अच्छा, सॉलिड जो वो डिस्पर्स होते हैं लिक्विड में, मतलब लटके हुए होते हैं, घुले नहीं होते। जैसे रेत मिलाओगे पानी में तो रेत ऊपर दिख जाएगी आपको अलग ही, तो घुली नहीं है इसलिए तो दिख रही है, वो घुल जाती तो दिखती क्यों, तो वो वहीं पे पड़े होते हैं उसमें। अच्छा, पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, पार्टिकल घुलते नहीं है लेकिन सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे के पूरे मीडियम में दिखते हैं अलग ही, लटके हुए रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल जो सस्पेंशन के वो नेकेड आई में नंगी आंखों देखे जा सकते हैं। तो पानी में रेत मिला दो, बहुत ही आराम से तुम्हें रेत दिखेगी उसमें नंगी आंखों से, इसमें कुछ अलग से लगा माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत है नहीं। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हेट्रोजीनियस है, पहले ही बता दिया, मतलब नॉन होमोजीनियस। अच्छा, पार्टिकल नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। यहाँ पे पार्टिकल बड़े बड़े हैं इसलिए तुम लाइट डालोगे ना, तुम लाइट का रास्ता दिखेगा लगी, तो बीम ऑफ लाइट जो है उसका पाथ जो है विजिबल होता है। सॉल्यूशन में तो पार निकल जाएगा, इतने छोटे हैं कि वो लाइट का रास्ता भी नहीं बना सकते। बेटा याद रख लेना ये बात कि सस्पेंशन में लाइट का रास्ता दिखता है, अगर तुम टॉर्च निकालोगे ना सस्पेंशन में दिखेगा, सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा कभी। अच्छा, और देखो सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तुम पानी और रेत का जो मिक्सचर है उसे रख दो कुछ देर के लिए, नीचे रेत कुछ देर में बैठ जाएगी, तो अपने आप जब छोड़ दोगे तुम, तो इसलिए क्या बोलते हैं, सस्पेंशन क्या है, एक अनस्टेबल है। हमने सॉल्यूशन क्या बोला था, स्टेबल। सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल, अस्थिर। सॉल्यूशन था स्थिर। अच्छा, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई सिंपल प्रोसेस फिल्ट्रेशन। उन्हें फिल्ट्रेशन से छान सकते हो, सही बात है, गुलाई नहीं तो छन जाएगा आराम से। तो पानी रेत का जो मिक्सचर है उसे फिल्टर पेपर से छानो, देखो रेत ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे निकल जाएगा। बहुत ईजी है भाई, गांव में छन्ना लगा के पीते हैं ना, कुआं से पानी लाते हैं, कुआं का पानी थोड़ा मिट्टी होती है उसमें, छन्ना निकाल के छन्ने से छानते हैं, मिट्टी ऊपर रह जाती है, पानी नीचे निकल जाता है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है CAPF में या CDS में। किस तरह से, इसमें लिखा हुआ है कि देखो तुम समझो बात को, इसमें हमने बोला था कि भाई साहब कि जब सस्पेंशन में जब लाइट निकाली जाती है तो लाइट का रास्ता दिखता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमसे बोले एक सस्पेंशन है, पानी में रेत घुली हुई है, उसको हमने 2 घंटे रख दिया, अब उसमें से लाइट निकाले तो लाइट का रास्ता दिखेगा, भाई नहीं दिखेगा। रेत नीचे बैठ चुकी है, ऊपर क्या रह गया, केवल पानी। पानी तो प्योर है, उसमें तो पार्टिकल बहुत छोटे हैं पानी के, तो आराम से निकल जाएगी लाइट, रास्ता दिखेगा ही नहीं। तो जब बहुत समय तक उसको रख देते हो तुम सस्पेंशन को, तो वो सस्पेंशन रहता ही नहीं है, सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है। सस्पेंशन क्या होता है, टूट जाता है, सस्पेंशन रहता ही नहीं है फिर, और उसके बाद वो लाइट को और ज़्यादा स्कैटर नहीं करता, फिर लाइट सीधी निकल जाती है, लाइट का रास्ता फिर नहीं दिखता। मेरे ख्याल समझेगा तुम मैं क्या कह रहा हूँ। जब तक ही दिखता है जब तक रेत उसमें ऊपर रहती है, लेकिन कुछ देर तुम छोड़ दोगे रेत नीचे बैठ जाएगी, फिर तो ऊपर पानी रह जाएगा ना, पानी थोड़ी रात लाइट का रास्ता दिखाएगा, फिर लाइट सीधी निकल जाएगी, पानी के पार्टिकल बहुत छोटे हैं।
अच्छा भाई, पानी जो है H2O की जो H2O जो बहुत छोटा होता है, पानी का एक एक जो एटम है वो छोटा है ना। ठीक है, अब थर्ड क्या आ गया, कोलोइडल सोल्यूशन। क्या नाम है, कोलोइडल सोल्यूशन। देखिए चक्कर क्या है, होता क्या है कि जैसे एक तो हमने पढ़ लिया भाई सिंपल सी बात कि बहुत अच्छे से कोई चीज़ घुल गई, ऐसे हमने पढ़ा चीनी घोल दी पानी में, बहुत अच्छे से घुल गई, उसका नाम रख दिया सोल्यूशन। एक हमने पढ़ा कि कोई चीज़ है जो नहीं घुल पा रही, रेत घोली पानी में, वो नहीं, उसको रख दिया हम सस्पेंशन। ये तो हो गया बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें कि घुल रहा है और नहीं घुल रहा है। एक बीच का सा कि जो आधा पर्दा सा घुल रहा है, समझ रहे हो बात को, थोड़ा बहुत घुल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं घुल रहा, उसको बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। कैसे कि पार्टिकल जो है कोलॉइड के बहुत ही यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। तुम्हें लगेगा, अब तुम्हें देखने में लगेगा सॉल्यूशन सा, तुम्हें लगेगा कि अरे होमोजीनियस है, सब जगह एक जैसा ही तो है, लेकिन तो वो दिखने में तो लगेगा होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअली में वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मिल्क। एग्जाम्पल क्या है, मिल्क। मिल्क पानी में घुला हुआ लगता है बहुत अच्छे से, लेकिन असली में वो पूरी तरह से नहीं घुला है। तो मिल्क में से पानी का वो निकालोगे ना, लाइट लाइट का रास्ता दिखेगा तुम्हें, चमकती हुई दिखेगी वो पूरी पूरी लाइन, वो जगह। तुम सिंपल पानी में से लाइट निकालो, तुम्हें केवल लाइट दूसरी जगह पड़ती हुई दिखेगी दीवार पर सामने, तुम्हें लाइट उस पानी में जाती हुई नहीं दिखेगी। दूध में निकालोगे तुम्हें दूध पूरा चमकता हुआ दिखेगा, चमकता हुआ दिख गया मतलब हेट्रोजीनियस तो पक्का है। अच्छा जी। अभी जैसे और क्या बताऊँ, तो हमें याद रखना दूध क्या है, एक मिल्क कॉलोइड है, सॉल्यूशन नहीं है। मिल्क क्या है, कॉलोइड। बेटे ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉलोइड का। अच्छा अभी एक चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ जैसे कॉलोइड होती है और उसमें अगर रास्ता दिखता है लाइट का अगर वो रास्ता बनाती है, तो इस इफेक्ट का एक नाम है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, अब तुम सोच रहे हो भाई इतना हैवी सा नाम है, टिंडल इफेक्ट है क्या भाई, बड़ी इजी सी चीज़ है भाई, कुछ है ही नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत ईजी है, बेहद ईजी। कैसे देखते हैं इस बारे में कि कैसे ईजी कैसे है ये। टिंडल जो इफेक्ट है भाई, देखो टिंडल इफेक्ट ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे अभी हमने दो उसमें से निकाला, ये पानी में से लाइट निकल रही है, दो गिलास हैं अलग अलग। पहले में तो क्या रखा हुआ हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा है। क्या है, सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन है इतना अच्छा सॉल्यूशन, मतलब कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया है। जैसे लिखा हुआ है ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसका मतलब है कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया है। इतना अच्छे से घुल जाएगा कॉपर सल्फेट के वो लाइट लाइट का रास्ता दिखाएगा ही नहीं, तुम्हें लगेगा बिल्कुल लाइट पार निकलेगी, लाइट दिखेगी नहीं। लेकिन अगला वाला जो है उसमें वाटर और मिल्क मिला दिया है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना वाटर और मिल्क। मैंने क्या लिखा है देखो यार, अलग ही लिख दिया है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्या लिखा है, मैंने ऊपर लिखा है होमोजीनियस, नीचे क्या लिखा है मैंने, हेट्रोजीनियस। ये मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है खुद ही, है ना। तो तुम्हें दिख रहा है कि इसमें लाइट का रास्ता दिख रहा है, यही इसी जो लाइट का रास्ता ये दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, नहीं दिखाता, और मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर शोज टिंडल इफेक्ट। मेरे ख्याल से बहुत ईजी लिखी। अच्छा टिंडल इफेक्ट और कहाँ दिखता है, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जब बहुत ही घने जो जंगल होते हैं, सर्दियों का टाइम होता है, तो ओस की बूंदें चारों तरफ दिख रही होती हैं, तो ओस की, तो इस तरह से ओस की जो बूंदें हैं ना वो पार्टिकल्स का काम करती हैं। मतलब देखो भाई, दूध तो क्या था, दूध के जो पार्टिकल थे दूध में फैले हुए थे इधर उधर, वो लाइट का रास्ता दिखा रहे थे, लाइट को विजिबल बना रहे थे। अच्छा लेकिन जंगल में क्या होता है, जंगल पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, ओस की बूंदें चारों तरफ फैली हुई, तो ओस की बूंदें उसी तरह काम करती है जिस तरह वो मिल्क के पार्टिकल कर रहे थे काम। तो जब लाइट ऐसे निकलती है ना जंगलों में पार, तो ओस की बूंदें जो चमकने लगती है, तो ऐसा लगता है कि लाइट की ऐसी किरणें सी आ रही हैं, तो लाइट दिखती है क्लियर कट। तो जब जो घने जंगल जो होते हैं उनमें इस तरह का टिंडल इफेक्ट दिखता है, आपने देखा होगा, देखो दिख रहा है ना क्लियर कट, तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पहले ही बोला था, दिखने में लगता है होमोजीनियस लेकिन है हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्यों है, मतलब दिखने में क्यों होमोजीनियस, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, इसलिए नंगी आंखों से तो नहीं दिख सकता, लेकिन सॉल्यूशन के बराबर छोटा नहीं है। सबसे छोटा साइज तो सॉल्यूशन में ही होता है, दूसरे नंबर पर कॉलॉइड में, तीसरा सस्पेंशन। सस्पेंशन तो नंगी आंखों से दिखी जाते हैं, इतने बड़े पार्टिकल होते हैं। ठीक है। अच्छा तो भाई नंगी आंखों से तो नहीं देखे जा सकते भाई, मिल्क के तुम पार्टिकल को देख सकते हो, तुम्हें मिल्क पूरा सफ़ेद लगेगा, तुम कहोगे इसमें पार्टिकल तुम्हें दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे। तो तीनों को जब तुम स्टडी करो, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल इस तरह से ले लिया करो। सॉल्यूशन का तो ले लो तुम, पानी में चीनी या नमक घोल लो,
सस्पेंशन के लिए पानी में रेत घोल लो। और जब भी कोलोइड की कोई बात आए तो मिल्क को एग्जाम्पल लेके सारे क्वेश्चनों को आंसर कर दो। मिल्क में तुम पार्टिकल को देख सकते हो? नहीं देख सकते। मिल्क में दिखता है क्या तुम्हें कण मिल्क के? कभी नहीं दिखते पार्टिकल, तो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, बहुत छोटे। अच्छा, लाइट निकालेंगे तो लाइट का पाथ विजिबल होता है, ये तो मैंने पढ़ाई दिया सब कुछ है ना। और क्या है, जब अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है तो सेटल डाउन नहीं होता है। सस्पेंशन में क्या पढ़ा था हमने कि तुम रेत के पानी को छोड़ दोगे रेत नीचे बैठ जाएगी। तो सस्पेंशन क्या था? अनस्टेबल था। लेकिन कोलाइड जो है वो बहुत ही स्टेबल होता है। मतलब तुम दूध को रख दोगे ना तो दूध ऐसा नहीं कि दूध ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा, दूध नीचे बैठ जाएगा, नहीं, एक जैसे ही रहेगा। तो कोलाइड जो है वो स्टेबल तो है, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, सिंपल जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उससे अलग नहीं कर सकते। तुम पानी में दूध मिला दो, उनको अलग कर सकते हो छान के? भाई तुम छानोगे पानी के साथ दूध भी छन जाएगा, तो फिल्ट्रेशन से तो अलग नहीं हो सकता। ठीक है, इसको अलग करने की सिंपल एक अलग टेक्निक है। जब भी दूध वूध ऐसी चीज़ें जो मतलब जो दूध क्या, जब भी कोलोइडेड जो सॉल्यूशन जो होते हैं, कोलोइड जो होते हैं, उनको अलग करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस काम है, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब उसमें गोल गोल कुछ घुमाना। छाछ चलाने की जो मशीन होती है दही में, उसको हम घुमा देते हैं, तुमने देखा होगा वो घी को अलग कर देती है, उसमें मक्खन अलग कर देती है। कैसे? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही है, इसी प्रोसेस से अलग करती है वो। तो तुम समझ गए, जब भी कोलोइडल सॉल्यूशंस को, कोलोइड अलग है मतलब जो भी कोलोइड है, अगर उसमें से कुछ भी अलग करना है उसके पार्ट, उसकी मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो। जो कोलोइड जो होता है उसके जब जिन चीज़ों से वो मिलकर बना, अगर उनको अलग अलग करना चाहते हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। अब चाहे कोई भी कोलोइड हो, दही हो, दही भी कोलोइड है, ठीक है, दूध हो, तो जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करोगे तो ज़रूर वो अलग हो जाएंगे। छाछ चलाने वाली जो मशीन होती है वो इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है और बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज़ देखी थी, देखो बड़ा सॉल्यूशन था, उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, सॉल्यूट पढ़ा, सॉल्वेंट पढ़ा। सॉल्यूट क्या था? जिसको घोल रहे हैं जो कम क्वांटिटी में। सॉल्वेंट क्या था? जो ज़्यादा क्वांटिटी में। सस्पेंशन था, सस्पेंशन तो घुलता ही नहीं है, इसलिए बात ही नहीं करना कि क्या घुलता है क्या नहीं। लेकिन कोलोइड तो घुल जाता है, तो सॉल्यूशन से इसके थोड़े अलग नाम रख दिए हैं। कैसे? जो ऐसे कोलोइडन जो सॉल्यूशन उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे सॉल्यूशन में क्या था? दो तीन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इसमें भी दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज तो क्या है? सॉल्यूट, जो चीज़ घुली हुई है, और डिस्पर्सन मीडियम जिसमें घुला हुआ है। समझ रहे हो? सॉल्यूट लाइक जो कंपोनेंट है, मतलब जो कम क्वांटिटी में है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल या डिस्पर्स्ड फेज। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। समझ के बात को? जो कंपोनेंट जिसमें डिस्पर्स फेज को मतलब घोला गया है उसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेज समझ के, डिस्पर्स फेज तो वही सॉल्यूट की तरह है, और डिस्पर्सिंग मीडियम जिस मीडियम में उसे घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट की तरह है। ठीक है, मेरी गलत समझ गए। ये एक बड़ी टेबल है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, इसके ऊपर गोला लगा दिया था मैंने ना। इसको तुम पढ़ लेना है किस तरह से। इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप का। देखो देखते हैं हम इसको एक तरह से, इस तरह देख लेते हैं इसको। देखो डिस्पर्स फेज पहले तो वो चीज़ जिनको हम घोलेंगे, फिर वो दूसरी चीज़ वो है मीडियम जिसमें हम घोलेंगे। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, ये सब कोलोइड के एग्जांपल चल रहे हैं। अगर तुम कोई लिक्विड चीज़ को गैस में घोलोगे तो एरोसोल बन जाएगा। लिक्विड चीज़ को गैस में घोल दोगे। फॉग इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। भाई जो बाहर जो कोहरा है उसमें पानी तो थोड़ी मात्रा में ही, बस ज़्यादा तो हवा है, तो ज़्यादा क्या है? गैस, और लिक्विड क्या है? कम मात्रा में डिस्पर्स फेज। तो पानी हवा में तो घुला हुआ है छोटी छोटी बूंदों में, इसलिए क्या है? फॉग क्या है? एरोसोल है। क्या बनता है तब? एरोसोल। तो कोई पूछे फॉग में डिस्पर्स फेज तो क्या होता है? लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है? गैस। बस इतना डेप्थ में क्वेश्चन आता नहीं, तुम बस इतना याद रखना, लिक्विड को जब गैस में घोल देते हैं तो एरोसोल बनता है। इस तरह सॉलिड को भी जब गैस में घोल देते हैं तो एरोसोल बनता है। ठीक है, तो स्मोक इसका एग्जाम्पल है। जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, भाई पॉल्यूशन में मिट्टी तो कम है, हवा ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी ज़्यादा है हवा कम है, भाई हवा में ही तो मिट्टी घुली हुई है। तो जो मिट्टी मतलब सॉलिड जो चीज़ है वो गैस में घुली हुई है, तो क्या बन गया? स्मोक, वो भी एरोसोल ही है। तो एरोसोल कब बनते हैं? जब लिक्विड या सॉलिड को जो गैस में घोल देते हैं तो एरोसोल बनता है। इस तरह इसको याद रख लो, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह तीन चीज़ें हम आपस में घोलेंगे। देखो हम पहले तो गैस के अंदर घोलेंगे, तो दो गैस, लिक्विड घोला सॉलिड घोला, फिर हम लिक्विड के अंदर घोलेंगे तीनों चीज़ों को, फिर सॉलिड के अंदर घोलेंगे। तुम कहोगे गैस के अंदर गैस क्यों नहीं घोली? मैंने पहले ही पढ़ाया था, अगर गैस के अंदर गैस घोलेंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, कोलोइड थोड़ी बनेगा।
गैस तो इतने अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। जब हमने सॉल्यूशन के जो एग्जाम्पल पढ़े थे, भाई पढ़े थे तो उसमें नहीं पढ़ा था क्या यहाँ पे? सॉल्यूशन के जो एग्जाम्पल जब हमने पढ़े थे कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस है, गैस को अगर गैस में मिलाएं तो एयर बन जाती है, वो तो सॉल्यूशन ही बन गया ना। हम तो कॉलआउट पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे। तो बस, तो पहले हमने गैस में क्या घोड़ा, लिक्विड घोला, सॉलिड घोला, तो एरोसॉल बन गया। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं? अब घोलेंगे भाई हम लिक्विड में। लिक्विड में अगर गैस तुम घोलोगे तो बनेगा फॉर्म, लिक्विड में अगर लिक्विड घोलोगे तो इमल्सन। मिल्क जो है वो लिक्विड में लिक्विड ही तो घुला हुआ है, पानी में दूध मिला घुला हुआ है, तो वो इमल्सन है। मिल्क क्या है? इमल्सन है, इसको याद रख लो। मिल्क एक तरह का क्या है? इमल्सन है, ठीक है। और जब सॉलिड को जब लिक्विड में घोलोगे, जब सॉलिड को लिक्विड में घोलोगे तो क्या बनेगा? सॉल। जैसे मड, जो कीचड़ होता है वो पानी के अंदर मिट्टी तो घुली हुई है, तो लिक्विड में क्या घोल दिया? सॉलिड, तो सॉल बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? केवल सॉल। तो मड, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से हम समझ रहे हो ना, इसमें से कुछ है नहीं ज़्यादा समझने लायक। फिर अब बात करें सॉलिड में। जब सॉलिड में अगर हमने पहले गैस घोली तो फोम बन जाएगा। फोम कब कब बनता है? जब लिक्विड में गैस घोलते हैं या सॉलिड में गैस घोलते हैं। देखो, लिक्विड में गैस घोली तब भी फोम बना था, सॉलिड में गैस, तो गैस को लिक्विड या सॉलिड किसी में घोलेंगे तो फोम बनेगा, इतना याद रख लो इस तरह से, ठीक है। जब लिक्विड को सॉलिड में घोलोगे तो जेल बन जाएगा, सॉलिड को सॉलिड में घोलोगे तो सॉलिड सॉल। सोच रहे हो तुम, सॉलिड को सॉलिड में घोला जा रहा है तो सॉलिड सॉल बनता है। बस सॉलिड को सॉलिड में घोल के हमने वो भी बनाया था अलॉय, लेकिन अलॉय क्या था? सॉल्यूशन। भाई दो हमने मेटल को घोला था, अलॉय बन गया था, मतलब आपस में मिलाया था तो क्या बन गया था? अलॉय। लेकिन जब सॉलिड सॉलिड, इसका भी एग्जांपल है कॉलॉइड का। कई कॉलॉइड भी सॉलिड सॉलिड घुलने से बनते हैं। जैसे जो कलर्ड जेमस्टोन होते हैं, भाई जो जेमस्टोन समझते हो, पन्ना की जो अंगूठी वगैरह पहनते हैं, जो जो ज्योतिष बताते हैं, तो कई सारे तुम्हें कलर्ड जेमस्टोन मिलेंगे। वो एक दूसरे को मिक्स करके बना देते हैं, दो से ज़्यादा जेमस्टोन को, तो वो कॉलॉइड ही होता है, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ढंग से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब हेट्रोजीनियस ही होता है। अलॉय तो क्या है? होमोजीनियस है, मैंने पढ़ाया था आपको, है ना अभी। हाँ, ठीक है। तो देखो, अभी हमने अलॉय के बारे में पढ़ा था, मैं तुमको बताया था ब्रास और ब्रॉन्ज किस किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं। तो मैं अब देखो, आपको बैक करके नहीं देखना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको यहीं के यहीं कमेंट में आंसर करना है। देखता हूँ आपको कितना ज़्यादा याद है। ब्रॉन्ज जो है वो किन दो चीज़ों से मिलके बनाया जाता है, बता दो चलो नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। अब देखो, हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली, हमने मिक्सचर पढ़ लिया, तीन तरह के मिक्सचर थे, हमने मिक्सचर पढ़ लिया। देखिए, अब मिक्सचर के बाद हमको क्या पढ़ना है? सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मतलब क्या है? अब तक हमने देखा किस तरह के मिक्सचर थे, मिक्सचर किस किस चीज़ से बन रहे थे, एक मिक्सचर के अंदर क्या होता है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, उनके टाइप, हर मिक्सचर किस किस तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है। अब क्या हम बात करने वाले हैं कि कोई मिक्सचर है, उसे अगर उसके कंपोनेंट में अलग अलग करना है, जैसे एक सॉल्यूशन की बात करूँ, नमक का पानी में सॉल्यूशन घुला हुआ है, अगर नमक को पानी से अलग करना है तो किस तरह करेंगे? हम वो सारे मेथड्स जानने वाले हैं अब इससे आगे, जिनसे हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, एक तो इस तरह, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको डायरेक्ट याद रखना है भाई, इतना कुछ है नहीं इसमें, बहुत ईजी चीज़ें। जैसे पहला जो होता है, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। मतलब इंक जो होती है वो एक तरह का सॉल्यूशन होता है, उस इंक से हम कलर वाला कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो आपके पेन में जो इंक भरी होती है वो होता क्या है? वो असली में पानी और वो कलर्ड कंपोनेंट घुला हुआ है, बस इतना सा है, समझ रहे हो बात? उसको, तो उसको अगर कलर्ड कंपोनेंट को अलग करना है ना उस पानी से, तो बहुत सिंपल सा है कि इसको क्या, एवापोरेशन, मतलब उसको थोड़ा उबाल दो, पानी पानी ऊपर उड़ जाएगा, तो एवापोरेशन के मेथड का यूज किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर डाई को अलग करना है इंक से तो एवापोरेशन कर दो, बहुत ही, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है CAPF CDS में सीधे। अच्छा, देखिए, मिल्क मतलब जो दूध होता है उससे क्रीम कैसे निकालें, या बेसिकली जो छाछ होती है उससे मक्खन कैसे निकालें, दोनों एक ही बातें हैं। तो पहली बात तो समझ लो, दूध हो या छाछ हो, दोनों के दोनों का एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। मैंने ये अपने नोटबुक में आप नोट कर लेना जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि ये क्या लिखा नहीं हुआ, मैंने अलग से लिखा है। तो इसका मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो पहला हमने पढ़ लिया, अब दूसरे नंबर के मसले पे आ गए। दूसरा क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट को कैसे अलग करते हैं। बेसिकली ये, भले इसमें एग्जांपल क्रीम और मिल्क का दिया हुआ, लेकिन वो कोलाइडल है, तो सब कोलाइडल के लिए यही सेम मेथड काम करेगा। कौन सा? सीधा देखो, मैं क्या वो लिख दिया है सीधा आपके लिए,
जैसे यहाँ पे आया कि कैसे अलग करेंगे, तो मैंने देखो मेथड के नीचे सीधे क्या है, एवापोरेशन, डायरेक्ट याद रखो। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड मेथड। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग करने के लिए जो मेथड है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको कर दो। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, देखिए जो आप छाछ चलाते हैं ना, जो हम उसमें गोल 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 घुमाते हैं, तो पूरा का पूरा जो है, जो मिक्सचर जो होता है वो घूमने लगता है। तो जो भारी जो पार्टिकल होते हैं वो साइड में चले जाते हैं भाई। जैसे तुम कोई चीज़ घुमाओगी जिसमें ज़्यादा वेट होगा, वो उधर बाहर निकल जाएंगे ना वो चीज़ें। तो मक्खन जो बाहर की तरफ निकल जाता है, या क्रीम जो बाहर की तरफ निकल जाती है, और बेकार वाला पार्ट जो अंदर की तरफ रह जाता है। ठीक है, यही होता है। और फिर बाद में वो मिक्स भी नहीं होते। तो बस ये लिखा हुआ है कि जो बाहर डेंसर जो पार्टिकल होते हैं वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं, और जो हल्के जो पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे ऊपर ही घूमते रहते हैं। बेसिकली यही है। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन क्या है इसके, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के क्या एप्लीकेशन है, देखिए लेबोरेटरी में यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है इसका। समझ में आई कोई बात? अच्छा, डेयरीज में तो और घर पे तो यूज होता ही है, आपको सब पता है। क्रीम निकालनी है, बटर निकालना है अगर आपको, बेसिकली। ठीक है, और वॉशिंग मशीन में पानी निकालने के लिए क्लॉथ से, उसके लिए इस्तेमाल। जब आप क्लॉथ को जो घुमाओगे तो पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा ना, जल्दी जल्दी हिलने की वजह से। तो वॉशिंग मशीन में भी, तो आपको बेसिकली उसी वक्त याद कर लेना है। आपको देखो ये दोनों तो एक साथ याद आ जाएंगे घूमने के तरीके से ही, अगर पेपर में आया। बस आपको इतना याद रखना है कि लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन को जो अलग करने का जो मेथड है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अब वो थर्ड मेथड की अगर हम बात करें कि हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, ऐसे ऐसे मिक्सचर, मतलब ऐसा लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो। अगर उनका कोई मिक्सचर है, जैसे तेल और पानी को आप मिलाओगे वो कभी मिल ही नहीं सकते। ठीक है, उनको कैसे अलग किया जाए, जो चीज़ मिल ही नहीं सकती उसको अलग करना तो फिर आसान ही होगा। कैसे कर सकते हैं भाई, देखिए। तो ये जो सॉल्यूशन है आप भी समझ लीजिए, तेल और पानी का सॉल्यूशन है। देखिए, तो ऐसा होता है जैसे वाटर जो है वो नीचे रह गया, और क्योंकि भारी होता है तेल, मतलब पानी, जल जो है वो तेल से भारी होता है, कैरोसिन हो गया ऊपर। तो इसको अलग करना तो बहुत सिंपल सा है, बस इसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ो, फिर नीचे से खोल दो, पानी पानी आ जाएगा, और जैसे ही तेल आए वहाँ रोक दो, हो गया अलग अलग दोनों बर्तनों में। बड़ा सिंपल सा मेथड, इसमें कुछ ये आता भी नहीं कहीं पेपर में। क्या पूछेंगे, जो चीज़ मिक्स ही नहीं हो रही है अच्छी तरह से, उसे अलग करने में भी क्या दिक्कत होगी। अच्छा भाई, और इससे आगे अगर अपन देखें, सॉल्ट और कैम्फर को कैसे अलग करें। सॉल्ट और कैम्फर क्या होता है कि नमक को अगर 900 के साथ मिला दिया है तो उसको अलग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं तो किस तरह अलग किया जा सकता है। देखिए अब यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें सब्लिमेशन होता है, मतलब सबलाइम होती हैं। सबलाइम मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है क्या होता है सब्लिमेशन का मतलब, कि ऐसी चीज़ जिसको अगर उबालेंगे तो वो ठोस, मतलब सॉलिड से लिक्विड में नहीं होती, लेकिन सीधा गैस बन जाएगी। तो बस यही है। कैम्फर जो है वो इसी तरह से काम करता है। कैम्फर की यही प्रॉपर्टी है कि उसे जब गर्म करते हैं तो वो सीधा गैस बन जाता है, मतलब लिक्विड नहीं बनता सॉलिड से। अच्छा, तो देखो जैसे ये है, किसका मिक्सचर है, कि नमक का, सॉल्ट का और कैम्फर का मिक्सचर है। अब हमको पता है कि कैम्फर की ये प्रॉपर्टी, तो हम उसको गर्म करेंगे, कैम्फर उड़ के ऊपर चला जाएगा। ऊपर फ्लास्क रख देंगे हम उल्टा करके, ये जो है वो कीप सी जो होती है उसको उल्टा करके रख देंगे, और हमारा जो कैम्फर है ऊपर जाके जम जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से आप अलग कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस है, सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू। जहाँ भी कैम्फर आ जाए वह सब्लिमेशन के प्रोसेस का आप यूज कर सकते हो। समझ में आई कोई बात? अच्छा, ठीक है जी। और देखिए, हाँ, अब बात करते हैं एक नए मेथड की। इस मेथड का क्या नाम है, देखिए, इज द डाई इन ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर। जो काले रंग का जो डाई जो होती है, क्या उसमें ओनली ब्लैक कलर है? नहीं, उसमें कई सारे कलर मिक्स होते हैं। उसमें क्या होता है, कई सारे कलर। अगर उन सारे कलर्स को अलग करना है, मतलब ब्लैक कलर की इंक है, उसमें जितने कलर मिक्स हैं उन सबको अलग करना है, तो उसके लिए किस चीज़ का यूज होगा? उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक है, इसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। और मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। जब भी किसी लिक्विड से, अब लिक्विड क्या है, वो इंक जो वो लिक्विड है, उसे दो या दो से ज़्यादा सॉलिड को अलग करना है। तुम समझ सकते हो कि ये मतलब कब काम आता है, जब किसी लिक्विड में एक से ज़्यादा सॉलिड घुले हुए हैं। जैसे हमने क्या माना कि ब्लैक इंक में बहुत सारी तरह की इंक घुली हुई है, तब जाके ब्लैक इंक बनी है।
उसके लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज किया जाता है। आपको सीधे सीधे याद रखना है, सीधा पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए हमको देखना पड़ेगा, ए डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। ये डाई क्या होती है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कलर घुले होते हैं, तो अपने आप ही इसको फिर तो अलग करने के लिए पक्का क्रोमेटोग्राफी का यूज ही किया जाएगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड घुले हुए हैं किसी चीज़ में तो क्रोमेटोग्राफी से ही अलग हो सकती है, ठीक है। ये जो कलर्ड जो कंपोनेंट है दोनों के दोनों सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। तो जब दोनों सॉल्यूबल हैं वाटर में तो किसी उबालने के तरीके से अब तुम पानी तो अलग कर दोगे, लेकिन दोनों को आपस में कैसे अलग करोगे, तो इसके लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है कलर, ठीक है। क्योंकि ये जो टेक्निक थी ना सबसे पहले कलर को अलग करने के लिए यूज की गई थी, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी ही रख दिया, ठीक है। तो किस लिए यूज की जाती है वो, ये टेक्निक यूज की जाती है किसी चीज़ का सेपरेशन करने के लिए, जब कई सारे सॉल्यूट्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूट्स सेम तरह के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, वही बात होगी ना, 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड एक ही तरह के लिक्विड में घुले होते हैं, तो वही इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अगली चीज़ को देखते हैं, अगला क्या मेथड है। बेटा देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा किस तरह की चीज़ों में हम अलग अलग तरह के मिक्सचर देख रहे हैं, उनके लिए कोई अलग तरह का एक मेथड है ना। यहाँ जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, एग्जाम्पल तो एक अलग चीज़ के दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझा तो सब चीज़ों के लिए रहा हूँ ना, समझ में ही बात। जैसे वहाँ पे कोलाइडल में एग्जाम्पल क्या दिया था, एक ही क्रीम और मिल्क का दिया था, वहाँ पर कोलाइडल लिखा भी नहीं हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब भी कोलाइडल आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन बोलना है आपको आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप पढ़िए। तो ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। हाउ कैन बी सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड, मतलब अभी तो हमने 2 इमिसिबल देखा था, उसको तो कितना आसान था, एक जगह छोड़ दो अपने आप ही ऊपर नीचे परत बन जाती है उनकी। लेकिन अगर 2 ऐसे हों जो आपस में मिक्स हो जाते हो ईजिली, उनको कैसे अलग कर सकते हैं, समझ भाई। 2 ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हो ईजिली, जैसे एसीटोन को जब आप वाटर में मिलाओगे तो बढ़िया तरह मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ एसीटोन है कहाँ वाटर है, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए क्या करें, तो इन चीज़ों के लिए हम वेपराइजेशन का यूज करते हैं। किसका, वेपराइजेशन नहीं बोलते उसको, बेसिकली बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। देखते हैं क्या होता है डिस्टिलेशन। देखिए यह है एसीटोन और वाटर का मिक्सचर, जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका डिस्टिलेशन से हम कर रहे हैं कैसे, यहाँ पर हम इसको उबाल रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं नीचे से। अच्छा, हो क्या रहा है कि एसीटोन जो है वो जल्द, मतलब एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तो एसीटोन जल्दी उबलने लगता है, तो पानी रह जाएगा नीचे, एसीटोन जल्दी पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर एसीटोन घूम के यहाँ जाएगा इस फ्लास्क में, फिर यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए एक अलग से वो लगा हुआ है, तो जब हम ठंडा करेंगे तो जो एसीटोन जो गर्म हुआ था वो ठंडा हो जाएगा, और इस वाले फ्लास्क में जाके क्या आ जाएगा, एसीटोन आ जाएगा, और वाटर वाटर यहीं पर रह जाएगा। हिसाब से गर्म करना पड़ा, थर्मोमीटर लगा हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम गर्म करना है, क्योंकि 100 से ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर तो वाटर भी साथ में जाने लग जाएगा, और एसीटोन 100 से कम पे चला जाता है। तो जब हम मतलब जो 2 ऐसे लिक्विड को अलग करते हैं जो मिक्स हो सकते हैं आपस में, तो डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। डिस्टिलेशन में हम किसी का इस्तेमाल करते हैं, दोनों लिक्विड के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको ध्यान में रखते हैं, उनको उबालते हैं, बस ये है डिस्टिलेशन का मेथड। तो आपको याद रखना है डिस्टिलेशन क्या है। अच्छा, अब आपको बताता हूँ। अच्छा चलो, ये तो यहाँ काम आ गया कि जब ये तो कहाँ पे काम आ गया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि इस मेथड को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन, इस मेथड को बोला जाता है। अच्छा, क्योंकि उनके जो दो जो मिक्सचर थे उनके बॉइलिंग पॉइंट में एक सफिशिएंट डिफरेंस था। लेकिन अगर ऐसे मिक्सचर हों जिनके बॉइलिंग पॉइंट में यार डिफरेंस ही बहुत कम हो, तो एक को उबालने जाएँ, दोनों उबल जाएँ एक साथ, तो क्या करेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, तो एक ऐसे मिक्सचर जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, 25 केल्विन से अगर कम है, तो उसके लिए एक स्पेशल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नॉर्मल जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है उनके लिए डिस्टिलेशन यूज करते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस है तो उनके लिए यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस, ठीक है। इतना याद रखो, होता कुछ नहीं है, इसमें जब उबालते हैं ना सबको एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है यहाँ पे, जिससे वो थोड़े थोड़े टेम्परेचर पे ही अलग कर देता है इजीली, ठीक है। तो बस इतना सही है इसमें कुछ, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है तो किसका यूज कर रहे हैं हम, फ्रैक्शनल डिफरेंशिएशन का, सॉरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ठीक है। और कितना बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछ ले CAPF में, कितना डिफरेंस से कम होना चाहिए, 25 केल्विन से कम होना चाहिए। ज़्यादा के लिए तो डिस्टिलेशन यूज करेंगे सीधा,
और 25 केल्विन से कम है तो ये। अच्छा, अब देखते हैं, देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक यूज देख लेते हो आप। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो भी मैंने पढ़ा है ना, कि जब कम अंतर होता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो बस उसका यूज अभी आ गया। देखो, जब आपने सुना होगा कि जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है भाई, एयर में से खींची जा रही है किसी न किसी तरह से। तो एयर में जबकि घुली तो सारी कैसी हुई है, ज़्यादातर नाइट्रोजन घुली हुई है, उससे कम ऑक्सीजन और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड ये सब घुला हुआ है। तो हम एयर में से गैसेस को कैसे अलग करते हैं, तो बेसिकली वही तो हो गया। एयर क्या है, मिक्स हो सकती हैं आपस में, तो दो मिक्स होने वालों को अगर अलग करना है तो कैसे करेंगे, डिस्टिलेशन से। और डिस्टिलेशन भी क्या है, सभी एयर आसपास ही बॉइलिंग पॉइंट है सबका, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या है प्रोसेस, क्या है एक बार देख लेते हैं, आपको पूरा का पूरा बताता हूँ। तो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं कि एयर में से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को कैसे अलग किया जाता है। अच्छा, देखते हैं। तो देखिए मेरी आवाज़ इसको तेज़ लग रही है, जल्दी जल्दी बोलता हुआ लग रहा हूँ, तो आप स्पीड कम कर दीजिए, है ना। वैसे ज़्यादातर बच्चों को तेज़ पढ़ने की आदत होती है। अच्छा चलो देखते हैं। एयर है, एयर क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं, किससे, इन प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। तो एयर क्या है, कूल होती है और कंप्रेस हो जाती है। तो एयर क्या किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है। अच्छा, फिर धीरे धीरे उसको गर्म किया जाता है डिस्टिलेशन कॉलम में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। मैंने कहा था ना कि फ्रैक्शनल और जैसे जैसे, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में कितना अंतर है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा हूँ, माइनस का 183 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ऑक्सीजन उबलने लग जाती है। अब तुम कहोगे माइनस पे उबलने लग जाती है, हाँ इतना ठंडा किया जाता है, फिर थोड़ा सा ही बढ़ाने, और माइनस का 186 पे आर्गन, और माइनस का 196 पे नाइट्रोजन। तो सबसे कम टेम्परेचर पे ये हो जाए, सबसे पहले तो नाइट्रोजन जाएगी, फिर आर्गन जाएगी, फिर ऑक्सीजन चली जाएगी, समझ रहे हो बात। बाकी गैसेस तो होती ही बहुत कम परसेंटेज में, 20.9 मतलब 21% के करीब आ गई ना, तो ऑक्सीजन इतनी होती है 78.1, तो नाइट्रोजन 78% होती है। तो सुना ही होगा तुम बचपन से, तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए। तो तुमको एक प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ किस तरह का इसका पूरा सेटअप होता है। देखो ऐसा होता है, एयर गई यहाँ से, ये फिल्टर है, ठीक है। एयर को यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, बहुत ही ठंडा किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड की फॉर्म में आ चुका है बेसिकली। फिर यहाँ पे आई वो एयर, ठीक है, ठंडी होके, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहीं से आउट हो गई, फिर यहाँ से गई। जब यहाँ पे थोड़ा सा भी गर्म किया तो दो ऊपर वो बने हुए हैं कॉलम, दो कॉलम में ऊपर वाले को, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा जल्दी उबलती तो नाइट्रोजन ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएगी, तो नाइट्रोजन उबल गई, आर्गन उबल गई। अभी टेम्परेचर इतना कम रखा हुआ कि ऑक्सीजन नहीं उबली है, ऑक्सीजन यूँ चली गई, लिक्विड ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। इसमें कुछ नहीं है ऐसा, अपनी बुक में आप देखोगे तो बहुत ईजिली समझ जाओगे। इस चीज़ का प्रैक्टिकल ये सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, ठीक है भाई। अब यहाँ से आगे हम क्या पढ़ेंगे कि दो अगर सॉलिड आपस में घुले हुए हैं, ठीक है, सॉलिड कैसे, जैसे नमक के अंदर जो हम समंदर से नमक निकालते हैं, तो भाई उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी होती है, वो तो ख़राब नमक होता है, उसको सीधा तो तुम सब्जी में डाल नहीं सकते, ठीक है। तो सब्जी में डालने वाला नमक कैसे बनाए फिर उससे, तो इम्प्योरिटी क्या है, सॉलिड है, नमक भी सॉलिड है। तो जब दो दो सॉलिड चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं तो किस मेथड का यूज किया जाता है, उसके लिए स्पेशल मेथड है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो जरा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। सॉलिड को प्योर करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का। जो सॉल्ट जो हम सी वाटर से लेते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, और अब देखो तुम सॉल्ट को सीधा उबालोगे, उबाल के अगर तुम सही करोगे तो भाई उसमें इम्प्योरिटी तो रही जाएंगी। मान लिया तुमने पानी उबाल के सॉल्ट बनाया समंदर के पानी से, तो पानी तो चला गया लेकिन इम्प्योरिटी थोड़ी गई है उस पानी के साथ में। तो इसलिए एवेपोरेशन के टेक्निक से बहुत ही बेटर है बेसिकली, है ना। एप्लीकेशन क्या है इस प्रोसेस के, जो ही अभी बताया मैंने क्या एप्लीकेशन है, साल्ट का प्योरीफिकेशन जो हमें सी से मिलता है। अच्छा, और सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, जो फिटकरी जो उसको भी प्योर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो जो जहाँ भी प्योरीफाई सॉलिड को प्योरीफाई करने की बात आ जाए, किसकी, सॉलिड को, तो समझ जाए ये क्रिस्टलाइजेशन का यूज। अच्छा, जो एक तो टाइटल में लिखा हुआ है एक यूज, तो हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट, जब भी प्योर किसी सॉलिड की बात आ जाए ना, समझ जाइए क्रिस्टलाइजेशन का यूज हुआ है उस जगह, ठीक है जी। अच्छा, अगले पेज पर हम पढ़ने वाले हैं कि देखिए जो वाटर जो हमारे घरों पे आता है वो किस, उसका प्योरीफाइंग का सिस्टम क्या होता है। देखिए पहले तो वाटर कहीं तालाब झरने जहाँ भी भरा हुआ वहाँ से लिया, वाटर को लिया, एक टैंक में इकट्ठा किया, वहाँ पे छोड़ दिया कुछ समय के लिए। लिखा हो ना सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन का मतलब है जब हम किसी पानी को छोड़ देते हैं तो उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है ना, खुद ही बाहरी जो गंदगी होती है, तो सेडिमेंट नीचे बैठ गए, ठीक है। फिर पानी को आगे भेजा,
फिर यहाँ पे क्या है कुछ इम्प्योरिटी रह गई है नॉर्मल वाली, ठीक है। ये लोडिंग टैंक क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो कुछ बड़ी बड़ी जो इम्प्योरिटी होंगी, बड़ी जो गंदगी होगी वो तो अपने आप बैठ जाएगी, लेकिन छोटी वाली को बैठाने के लिए कुछ ना कुछ में एक केमिकल डाला जाता है, उसको लोडिंग टैंक बोलते हैं, जिससे छोटी वाली गंदगी भी नीचे बैठ जाए। अच्छा, फिर होता है फिल्ट्रेशन टैंक। कौन सा टैंक? फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होती है, 3 परतें होती हैं मिट्टी की। एक तो पूरी बिल्कुल महीन मिट्टी होती है, फिर उससे मोटी, फिर उससे मोटी। इसमें होके पार करवाया जाता है, जैसे इम्प्योरिटीज़ जो वो इसी के अंदर रह जाएँ और नीचे होके साफ पानी निकल जाए। अच्छा, फिर यहाँ आ गया, अब बैक्टीरिया को कैसे मारा जाए, तो उसमें क्लोरिनेशन किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। क्लोरिनेशन करके यहाँ से निकाल के फिर तुम्हारे घरों तक भेज दिया जाता है। बहुत ईजी सा प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। साइंस वाले बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है, और वैसे जो नॉर्मल बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको भी मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या है, मिक्सचर पढ़ लिया। मिक्सचर के बाद उन मिक्सचर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सचर को अलग करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो टेक्निक है उनको भी हमने पढ़ लिया अच्छी तरह से। तो अब बात कर लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस की। क्या होता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस, चलो देखते हैं। देखिए, जब भी जैसे एक सब्सटेंस उसमें कोई चेंज हुआ, अगर उसके कम अंदर अंदर कोई चेंज नहीं हो, मतलब उसकी जो कंपोजिशन है मॉलिक्यूलर लेवल पे, मतलब अणु परमाणु के लेवल पे उसका जो कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो फिजिकल चेंज है। मतलब क्या है, जैसे बर्फ़ जो है ना, पहले सॉलिड थी, बर्फ़ थी, पानी जो था वो सॉलिड था, अच्छा फिर वो लिक्विड में बदल गया, मतलब लिक्विड हो गया। तो ये कैसा चेंज, ये फिजिकल चेंज है, उसकी फिजिकल स्टेट बदली है। जबकि H2O पहले भी था और H2O वो अब भी है। मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये फिजिकल चेंज है, लेकिन जब चेंज ऐसा होता है कि अंदर का पूरा माल मसाला ही बदल जाए, तो फिर वो केमिकल चेंज है। समझ में आई बात, इतना सा ही याद रखना है। तो फिजिकल चेंज क्या है, जब केमिकल नेचर में कोई चेंज ना हो, वो है फिजिकल चेंज, इतना याद रखो, ठीक है, इसको पढ़ लो। अच्छा, अब देखो, लेकिन किसी चीज़ को अगर जलाते हैं तो बर्निंग क्या है, केमिकल चेंज है। कैसे भाई, जैसे अब कोई चीज़ जलती है ना तो उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है। जैसे हमने क्या जलाया, कुछ भी कार्बन जलाया, C+O2 बन गया CO2। भाई कार्बन को जलाने पे वो केमिकल चेंज हो रहा है, समझ में आई बात। तो बर्निंग क्या है, केमिकल चेंज, क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ चुकी है मॉलिक्यूलर लेवल पे, समझ की बात। तो आज से याद रखो कि बर्निंग क्या है, केमिकल चेंज है, किसी चीज़ का जलना एक केमिकल चेंज है। अच्छा, तो केमिकल चेंज जो होता है उसको एक केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स यार, केमिकल चेंज होगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन जरूर होगी, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, जब एक कैंडल को जलाया जाता है तो फिजिकल और केमिकल दोनों के दोनों चेंज होते हैं। कैंडल को जलाते हैं तो कुछ कैंडल तो पिघल जाती है, तो पिघलने वाली कैंडल तो हो गया फिजिकल चेंज, क्योंकि वो मोम तो बदला नहीं, मोम जैसा था। लेकिन जो मोम जला है वो तो केमिकल चेंज में चला गया ना, जो गायब हो गया जल के, जलने की वजह से इसमें ऑक्सीजन के साथ जिसने रिएक्शन कर ली वो केमिकल चेंज हो गया। तो बेसिकली दोनों के दोनों चेंज एक कैंडल के जलने पे होते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो आपसे कोई पूछे, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट कुछ के क्वेश्चन आते हैं, और जो मैंने हाईलाइट कर दिया ना उसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने थीम्स भी पढ़ी है, आप सब जानते हो, ठीक है। जो हाईलाइट कर दिया ना तो उससे बाहर कहीं मॉक में क्वेश्चन दिखेगा आपको, ठीक है। और जो हाईलाइट कर दिया ना उससे बाहर कभी एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही यहीं से बन रहे हैं, हमें पता है हमें। तो बस इस बार आपका बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, एक एक चीज़ का, आप चिंता ही ना करिए, ठीक है। बेटा जुकाम हो गया है मुझे। हम्म अब हम पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस किस किस टाइप के होते हैं। प्योर मतलब जो नेचुरली ही पाया जाता है, उनमें किसी तरह की इम्प्योरिटी है ही नहीं। जैसे मतलब इम्प्योरिटी है तो अलग कर लेंगे, लेकिन अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस बोलते हैं कि देखो दो ही प्योर सब्सटेंस होते हैं, या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। एलिमेंट क्या है, कोई भी चीज़ जो अकेली है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने साथ में कुछ नहीं बोला। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में अगर बोलूँ तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों साथ में हैं, खैर वो भी प्योर है, वो कंपाउंड हो गया। लेकिन एलिमेंट क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, और कंपाउंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन जो मिलके बनाया है। समझ गए एलिमेंट कंपाउंड में अंतर। तो एलिमेंट जो नाम था ना वो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1661 में, ठीक है भाई। उन्होंने डेफिनेशन दी थी एक एलिमेंट की, ठीक है। एलिमेंट जो वो कितने तरह के होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, मतलब धातु, अधातु और उपधातु। बेसिकली आपने जो पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी वो एलिमेंट ही तो हो उसमें, धातु, अधातु और उपधातु, तीनों तरह के। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। मेटल क्या होते हैं तीनों का, मेटल किस किस तरह के एलिमेंट होते हैं। मेटल ऐसे, मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, मेटल शाइन करते हैं, चमकते हैं, ठीक है।
ज़्यादातर मेटल का जो कलर है या तो वो सिल्वरी ग्रे होता है या गोल्डन येलो होता है, ठीक है। अच्छा, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास होती है। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब है कि उनसे वायर बनाए जा सकते हैं, समझ रहे बात हो। मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल का मतलब उनको हैमर से पीट के या किसी चीज़ से पीट के पतली सीट बनाई जा सकती है उनकी। तो मेटल के साथ सब कुछ होता है, आपने पतली सीट भी देखी है, मेटल के वायर भी देखे, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, सोनोरस होते हैं, सोनोरस का मतलब है कि जब उनको किसी चीज़ से हिट करते हैं तो वो साउंड निकलता है। घंटी देखो आपने बजाते हो आप मंदिर में जाके, उसी वजह से साउंड निकल रहा है। अच्छा एग्जाम्पल्स क्या है मेटल के? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, आप सब जानते हो मेटल क्या है। अच्छा, मरकरी, अब ये इसको याद रखो, मरकरी ओनली मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड रहता है। बाकी कोई भी मेटल आपने लिक्विड फॉर्म में देखा है रूम टेम्परेचर पे? एक्चुअली वैसे तो लोहा भी लिक्विड बन जाएगा अगर बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे, लेकिन नॉर्मली कमरे के तापमान पे रूम टेम्परेचर का मतलब होता है जनरली आप जो टेम्परेचर देखते हो उस पर केवल आपको मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाएगा। और मरकरी कहाँ पाया जाता है? थर्मोमीटर के अंदर। जो हम टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर जब नापा जाता है तो वो मरकरी तो होता है, जो पारा जो होता है वो मरकरी है, वो ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है तभी तो ऐसे मूव कर पा रहा है। समझ में आई बात? अच्छा, मरकरी को Hg नाम से दिखाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, कार्बन को C से, मरकरी को किससे दिखाते हैं? Hg, ऐसे याद रखना, ठीक है। अच्छा, आगे बात हुई खैर इस बारे में, लेकिन अभी मैं ऐसे ही बता दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं हम। ओ सॉरी, मेटल के बाद दूसरे नंबर पर आप देखते हैं नॉन मेटल को। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल क्या है? डिफरेंट टाइप के कलर में पाए जाते हैं। नॉन मेटल बहुत ज़्यादा कलर होते हैं, कार्बन काला होता है, ऑक्सीजन पता नहीं मुझे कैसी होती है, कलरलेस होती है, सॉरी ऑक्सीजन तो है ना। तो नॉन मेटल प्लास्टिक अलग अलग तरह की होती है। प्लास्टिक तो खैर कंपाउंड है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है वो, लेकिन जो नॉन मेटल है वो बेसिकली बहुत सारे कलर में होते हैं। लेकिन उसके कितने, दो तरह के कलर होते हैं ज़्यादातर मेटल के, तो बताया ना अभी मैंने, या तो ग्रे होगा या गोल्डन कलर में होगा, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल बहुत सारे कलर होते हैं। उन हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं होते। अच्छा, लस्ट्रस नहीं होते, मतलब ना चमक भी नहीं होती, ना उनको बजाने पे कोई साउंड आता है, ना मेलेबल होते हैं, ना उनसे सीट बनाई जा सकती हैं, ऐसा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल के? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो अब याद रखिए सब, है ना, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये सब नॉन मेटल है। अच्छा, ठीक है। अब देखो, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल की प्रॉपर्टीज है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी है, उनको क्या बोलते हैं अपन? मेटलॉइड। तीन तरह के बताए थे ना मैंने, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मेटलॉइड में दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है मेटलॉइड के? बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तीनों के तीनों को याद रखो बेटा। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तीनों क्या है? उपधातु हैं, मेटलॉइड हैं। अच्छा अभी के वक्त में एलिमेंट, कितने एलिमेंट हमको पता है? 100 से ज़्यादा एलिमेंट हमको पता है, जिनमें से 92 तो नेचुरली पाए जाते हैं, जो जन प्रकृति में हमको वैसे ही मिलते हैं नेचर में, और बाकी के मैन मेड एलिमेंट हैं जो आदमियों ने बनाए हैं अपने आप, ठीक है। बेसिकली औरत भी बना सकती है, मैन मेड से मतलब मेरा मतलब ह्यूमन ने बनाए, ठीक है। ज़्यादातर जो एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, ठीक है। 11 जो हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, ये तो सॉलिड गैस वो लिक्विड में सब बदले जा सकते हैं। अच्छा, 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, कौन कौन? एक तो मरकरी, मरकरी मेटल है लेकिन उसमें पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। और ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन नॉन मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपको याद रखना है, अगर पूछ ले ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, वो ब्रोमीन है। ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, वो है मरकरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, और देखो ऐसे मतलब ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एलिमेंट है तीन, दो कौन कौन से? गैलियम और सीजियम। क्या नाम है? गैलियम और सीजियम। ये रूम टेम्परेचर से हल्का सा गर्म कर देंगे ना, रूम टेम्परेचर पे तो मिलेंगे तुमको सॉलिड, लेकिन हल्का सा गर्म करते ही लिक्विड बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर तुम इनको अपनी हथेली में रख दो, क्योंकि अब हमारी हथेली का मतलब है हमारी बॉडी का भी कुछ टेम्परेचर है, वो उनको फील होगा, तो हथेली में जैसे तुम रखोगे ना तो गीले गीले हो जाएंगे, मतलब लिक्विड फॉर्म में बदलने लग जाएंगे। तो गैलियम और सीजियम आपको याद रखनी है ये सब चीज़ें। अच्छा, अब बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? जब एलिमेंट आपस में जुड़ के कुछ बना ले, C+O2 बना के CO2 बन गया, तो CO2 क्या है? एक कंपाउंड है। और कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। दो एलिमेंट मिलके ही कंपाउंड बनाते हैं। दो क्या मतलब कितने ही बना सकते हैं, जैसे CH4 मीथेन का फॉर्मूला है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट है, उन्होंने मिलकर क्या बनाया है? कंपाउंड बनाया है। तो कंपाउंड आप समझ गए होंगे कंपाउंड क्या होता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा,
तो देख ले, तो मतलब ये प्योर हैं। आप कहोगे कि नहीं ये तो दो चीज़ों से मिलकर बना है, नहीं, लेकिन प्योरली पाया जा रहा है, समझ रहे हो बात को। वैसे प्योर में कोई उस अलग तरह की इम्प्योरिटी नहीं है। अब देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे ना, अब देखो, हाँ जैसे अभी आप वो सोच रहे थे ना कि जो अब मिक्सचर होता है, मैंने कहा था मिक्सचर भी दो चीज़ों से मिलकर बनाए, कंपाउंड भी दो चीज़ों से मिलकर बनाए, तो कंपाउंड और मिक्सचर में फिर अंतर क्या है भाई, तो वो अंतर देख लेते हैं। अच्छा देखो, जब एलिमेंट या कंपाउंड अलग अलग तरह के, जब एलिमेंट और अलग अलग तरह के जब कंपाउंड मिक्स हो जाएं, है ना, और उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, बेसिकली मतलब कोई नया कंपाउंड ना बने, बस वो जनरली मिक्स हैं। ऐसे पानी मिक्स किया सॉल्ट के साथ, तो पानी और सॉल्ट अपनी अपनी फॉर्म में बस घुल गए हैं। ऐसा नहीं कि पानी और सॉल्ट ने घुल के कुछ अलग रिएक्शन कर लिए, नहीं, कोई नया कंपाउंड नहीं बना है, वो तो है मिक्सचर। और एलिमेंट रिएक्ट करने के बाद, एलिमेंट रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड बनाते हैं। मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो बेसिक अंतर क्या है कंपाउंड और मिक्सचर में। दो कंपाउंड मिक्स होकर मिक्सचर बना सकते हैं, जैसे NaCl नमक और H2O वाटर, दोनों दोनों कंपाउंड H2O, दोनों दो एलिमेंट से मिलकर H2O बना, और NaCl नमक वो भी सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना। वो दोनों जब मिक्स होंगे वो मिक्सचर बनाएंगे, लेकिन अलग अलग तो वो कंपाउंड है ना। अच्छा, मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन होता है, और वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब क्या है अगर तुम पानी में नमक ज़्यादा घोलोगे तो अलग तरह का मिक्सचर बनेगा, कम घोलोगे तो अलग तरह का मिक्सचर बनेगा। कंपाउंड हमेशा सेम रहता है। कंपाउंड NaCl खुद कंपाउंड है, नमक चाहे एक बोरी रखा हो चाहे एक दाना रखा हो नमक का, अंदर से वो सेम है। अच्छा, और मिक्सचर जो है वो क्या दिखाता है, मिक्सचर हमेशा प्रॉपर्टी दिखाता है उस चीज़ की जो उसमें जिस चीज़ से मिक्सचर बना है। वही नमक का एग्जाम्पल फिर से ले रहा हूँ, तुमने नमक पानी में घोला है तो नमक का जो टेस्ट है वही तुमको उससे आ रहा है, ठीक है। पानी लिक्विड हो रहा है तो नमक में पानी घोलने पे वो लिक्विड ही बना है। तो क्या प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है, जो जिन चीज़ों से वो मिलके बना उन्हीं की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। लेकिन कंपाउंड क्या है, केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है, वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी जिन चीज़ों से वो मिलके बना है। समझ में आई बात। कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड अलग ही तरह की गैस है, समझ रहे हो बात को। तो कंपाउंड बिल्कुल अलग ही तरह का बनता है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है। इतना कुछ इसमें है नहीं, इतना मैं दिमाग लगा रहा हूँ ना, बहुत ईजी चीज़ें हैं ये। मिक्सचर को बहुत ही ईजी तरीके से बदला, मतलब चेंज किया जा सकता है फिजिकल मेथड से। नमक पानी में आपने घोला, उबाल दिया, अलग अलग हो गए दोनों के दोनों। लेकिन जब एक बार कंपाउंड बन गया एलिमेंट से, तो भाई बड़ी मुश्किल से अलग होता है, या तो केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। अब आप सोचो खुद ही, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन और ऑक्सीजन अलग कर पाएँ, बहुत ईजीली अलग कर पाते, तो फिर तो कोई बात ही क्या होती। फिर तो कितना भी कोयला जला लो, दोबारा कोयला बना लो उससे। लेकिन बहुत मुश्किल है ना बनाना, इसलिए तो नहीं बना पा रहे, हमको खरीदना पड़ रहा है कोयला, या जहाँ से कोयले की खान ढूंढनी पड़ रही, कहाँ से कोयला माइनिंग करके निकाला जा रहा है, क्योंकि वो कंपाउंड था। और कंपाउंड एक बार, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंपाउंड थी, जो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मतलब कोयला और ऑक्सीजन मतलब जलाने पे बनी थी, ठीक है। तो उससे दोबारा कोयला बनाना बहुत मुश्किल है, बनाया जा सकता है, ये बात नहीं, मतलब ऐसे तुमने हाइड्रोजन को लाओगे तो H2O बन जाएगा, लेकिन उससे दोबारा हाइड्रोजन बनाना बहुत मुश्किल है उससे। उससे अच्छा तो नई हाइड्रोजन ही बना लो, वो रिवर्स करके बनाएंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन जो मिक्सचर जो होता है उसको ईजीली अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डर मतलब कोई ऐसा स्पेशल कोई महक नहीं है इसमें, है ना। और कम्बस्टिबल है, मतलब जलाई जाती है। तो हाइड्रोजन क्या है, कम्बस्टिबल गैस है, मतलब हाइड्रोजन जलती है, जैसे LPG CNG जलती है ना, ऐसे हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन का यूज कहाँ किया जाता है, फ्यूल के लिए कहते हैं। कहाँ, रॉकेट में फ्यूल के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि स्पेस में चाहते हैं कि धुआं वुआं ना छोड़ा जाए। तो होता ये है कि जब स्पेस में जब हाइड्रोजन का यूज करेंगे रॉकेट में, तो हाइड्रोजन जलने पर केवल पानी बनाती है। बताओ ऐसी भी कोई गैस है जो जलने पे पानी छोड़ रही है, समझ रहे हो तुम बात, कोई गैस नहीं बना रही, तो वेपर बन जाती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, और एक नया कंपाउंड है, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फॉर्मूला होता है H2S, हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या प्रॉपर्टी है, ये कलरलेस है, लेकिन इसकी जो स्मेल है ना वो कैसी आती है, मतलब रंग तो नहीं है लेकिन स्मेल है, कैसी है, सड़े हुए अंडों जैसी, स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। ऐसा लगेगा जैसे सड़े हुए अंडों को आपने सूंघ लिया है। अब पता नहीं किसने ये इसको देखा है कि सड़े हुए अंडों की कैसी स्मेल होती है, पर बोला जाता है, मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्लास का, मैटर पढ़ा था। प्योर प्योर होता है या मिक्सचर होते हैं। प्योर में कौन कौन से थे, एलिमेंट आए, कंपाउंड आए, अभी पढ़े हैं। एलिमेंट भी प्योर है और कंपाउंड अपने आप में प्योर है।
एलिमेंट अलग अलग होते हैं, एलिमेंट मिलके ही क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं मिक्सचर क्या है। मिक्सचर दो तरह के पढ़े थे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब हमेशा जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहे, और हेट्रोजीनियस जिनमें यूनिफॉर्म ना रहे। ठीक है। मिल्क क्या था, हेट्रोजीनियस था। कोलाइडल सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। सब आपको मैंने बता दिया है। वैसे यह ये जो पैराग्राफ है इसका एक ही यूज है कि इसमें मैंने आपको मिक्सचर के सारे एग्जाम्पल बताए हैं होमोजीनियस मिक्सचर के। बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर को मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ, या हर कोई सॉल्यूशन बोलता है। तो अगर आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये एग्जाम्पल कि सल्फर का कार्बन डाई सल्फाइड, ऑक्साइड ऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाई सल्फाइड में सल्फर प्लस CH2, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन और सल्फर से मिलके है ना, ये क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इतना ही पढ़ाना था। बाकी तो यार तुम मज़े करो, काफ़ी कुछ पढ़ लिया। यही है इस चैप्टर में, इसी को रिवाइज करो। जो तुमको अंडरलाइन करवा दिया उसी को अंडरलाइन करो, उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत।